उत्तर प्रदेश के बदायूं, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों की सीमाओं को छूता रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव पृथ्वीपुर यूं तो बदायूं जिले का अंग है, पर जिले तक इसकी पहुंच उतनी ही मुश्किल है जितनी मुश्किल शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिला हेडक्वार्टर तक की है। कभी इस गांव की दक्षिण दिशा में बहने वाली रामगंगा ने जब साल 1917 में कटान किया और नदी की धार पृथ्वीपुर के उत्तर जा पहुंची, तो पृथ्वीपुर बदायूं जिले से पूरी तरह कट गया। गांव के लोगों द्वारा नदी पार करने के लिए गांव के पूरब और पश्चिम में 10-10 कोस तक कोई पुल नहीं था, इसीलिए उनकी दुनिया पृथ्वीपुर और आसपास के गांवों तक ही सिमटी थी, जिसमें 3 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, 5 किलोमीटर पर एक पुलिस चौकी और हफ्ते में 2 दिन लगने वाला बाजार था। सड़क, बिजली और अस्पताल पृथ्वीपुर वालों के लिए दूसरी दुनिया के शब्द थे। सरकारी अमला भी इस गांव में सालों तक नहीं आता था। देश और प्रदेश में चाहे जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, पर पृथ्वीपुर में तो समरथ सिंह का ही राज चलता था। आम चुनाव के दिनों में राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे पृथ्वीपुर गांव तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाते थे, वे भी समरथ सिंह को ही अपनी पार्टी का झंडा देकर और वोट दिलाने की अपील करके लौट जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पूरे गांव के वोट उसी को मिलेंगे जिसकी ओर ठाकुर समरथ सिंह इशारा कर देंगे। पृथ्वीपुर गांव की ज्यादातर जमीन रेतीली और कम उपजाऊ थी। समरथ सिंह ने उपजाऊ जमीनें चकबंदी में अपने नाम करवा ली थी। जो कम उपजाऊ जमीन दूसरे गांव वालों के नाम थी, उसका भी ज्यादातर भाग समरथ सिंह के पास गिरवी रखा था। समरथ सिंह के पास साहूकारी का लाइसेंस था और गांव का कोई बाशिंदा ऐसा नहीं था जिसने सारे कागजात पर अपने दस्तखत करके या अंगूठा लगाकर समरथ सिंह के हवाले न कर दिया हो। इस तरह सभी गांव वालों की गर्दनें समरथ सिंह के मजबूत हाथों में थीं। पृथ्वीपुर गांव में समरथ सिंह से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। पास पड़ोस के ज्यादातर लोग भी समरथ सिंह के ही कर्जदार थे। समरथ सिंह की पहुंच शासन तक थी। क्षेत्र के विधायक और सांसद से लेकर उपजिलाधिकारी तक पहुंच रखने वाले समरथ सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत पुलिस वाले भी नहीं करते थे। समरथ सिंह के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी करके उन्हें 10-10 एकड़ जमीन और रहने लायक अलग मकान देकर समरथ सिंह ने उन्हें अपने राजपाट से दूर कर दिया था। उनकी अपनी कोठी में पत्नी सीता देवी और बेटी गरिमा रहते थे। गरिमा समरथ सिंह की आखिरी औलाद थी। वह अपने पिता की बहुत दुलारी थी। पूरे पृथ्वीपुर में ठाकुर समरथ सिंह से कोई बेखौफ था तो वह गरिमा ही थी। सीता देवी को समरथ सिंह ने उनके बेडरूम से लेकर रसोई घर तक सिमटा दिया था। घर में उनका दखल भी रसोई और बेटी तक ही था। इसके आगे की बात करना तो दूर, सोचना भी उनके लिए बैन था। कोठी के पश्चिमी भाग के एक कमरे में समरथ सिंह सोते थे और उसी कमरे में वे जमींदारी, साहूकारी, नेतागिरी व दादागिरी के काम चलाते थे। वहां जाने की इजाजत सीता देवी को भी नहीं थी। समरथ सरकार के नाम से पूरे पृथ्वीपुर में मशहूर समरथ सिंह की कोठी में बाहरी लोगों का आना जाना पश्चिमी दरवाजे से ही होता था। इस दरवाजे से बरामदे में होते हुए उनके दफ्तर और बेडरूम तक पहुंचा जा सकता था। कोठी के पश्चिमी भाग में दखल देना परिवार वालों के लिए ही नहीं, बल्कि नौकर चाकरों के लिए भी मना था। अपने पिता की दुलारी गरिमा बचपन से ही कोठी के उस भाग में दौड़ती खेलती रही थी, इसलिए बहुत टोका टाकी के बाद भी वह कभी कभार उधर चली ही जाती थी। गांव की हर नई बहू को समरथ सरकार से आशीर्वाद लेने जाने की प्रथा थी। कोठी के इसी पश्चिमी हिस्से में समरथ सिंह जितने दिन चाहते उसे आशीर्वाद देते थे, और जब उनका जी भर जाता था तो उपहार के तौर पर गहने देकर उसे पश्चिमी दरवाजे से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया जाता था। आते जाते हुए कभी गांव की किसी बहू बेटी पर समरथ सिंह की नजर पड़ जाती तो उसे भी कोठी देखने का न्योता भिजवा देते, जिसे पाकर उसे कोठी में हर हाल में आना ही होता था। समरथ सिंह की इमेज भले ही कठोर और बेरहम रहनुमा की थी, पर वे दयालु भी कम नहीं थे। खुशी खुशी आशीर्वाद लेने वालों पर उनकी कृपा बरसती थी। अनेक औरतें जब तब उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोठी का पश्चिमी दरवाजा खटखटाती रहती थीं, ताकि उनके पति को फसल उपजाने के लिए अच्छी जमीन मिल सके। दवा व इलाज और शादी ब्याह के खर्च वगैरह को पूरा करने हेतु नकद रुपए मिल सके। लेकिन बात न मानने से समरथ सिंह को सख्त चिढ़ थी। राधे ने अपनी बहू को आशीर्वाद लेने के लिए कोठी पर भेजने से मना कर दिया था। उसकी बहू को समरथ के आदमी रात के अंधेरे में घर से उठा ले गए और तीसरे दिन उसकी लाश कुएं में तैरती मिली थी।
अपनी नईनवेली पत्नी की लाश देखकर राधे का बेटा सुनील अपना आपा खो बैठा और पूरे गांव के सामने समरथ सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए गालियां बकने लगा। 2 घंटे के अंदर पुलिस उसे गांव से उठा ले गई और पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। बाद में ठाकुर के आदमियों की गवाही पर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। राधे की पत्नी अपने एकलौते बेटे की यह हालत बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। इस घटना से घबराकर कई इज्जतदार परिवार पृथ्वीपुर गांव से भाग गए। समरथ सिंह ने भी बचे खुचे लोगों से साफ साफ कह दिया कि पृथ्वीपुर में समरथ सिंह की मर्जी ही चलेगी। जिसे उनकी मर्जी के मुताबिक जीने में ऐतराज हो वह गांव छोड़कर चला जाए, इसी में उसकी भलाई है। समरथ सिंह की बेटी गरिमा जब थोड़ी बड़ी हुई, समरथ सिंह ने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। अब वह दिन रात घर में ही रहती थी। गर्मी के मौसम में एक दिन दोपहर में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे ऊब गई तो अपने कमरे से बाहर निकलकर छत पर चली गई और टहलने लगी। अचानक उसे कोठी के पश्चिमी दरवाजे पर कुछ आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो दंग रह गई। समरथ सिंह का खास लठैत भरोसे एक औरत को लेकर आया था। कुछ देर बाद कोठी का पश्चिमी दरवाजा बंद हो गया और भरोसे दरवाजे के पास ही चारपाई डालकर कोठी के बाहर सो गया। गरिमा छत से उतरकर दबे पैर कोठी के बैन इलाके में चली गई। अपने पिता के बेडरूम की खिड़की के बीच से उसने कमरे के अंदर झांका तो दंग रह गई। उसके पिता नशे में धुत एक लड़की के कपड़े उतार रहे थे। वह लड़की सिसकते हुए कपड़े उतारे जाने का विरोध कर रही थी। जबरन उसके सारे कपड़े उतारकर उन्होंने उस लड़की को किसी बच्चे की तरह अपनी बाहों में उठाकर चूमना शुरू कर दिया। फिर वे पलंग की ओर बढ़े और उसे पलंग पर लिटाकर किसी राक्षस की तरह उछलकर उस पर सवार हो गए। गरिमा सांस रोके यह सब देखती रही और पिता का शरीर ढीला पड़ते ही दबे पैर वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसे यह देखकर बहुत अच्छा लगा और बेचैनी भी महसूस हुई। अब गरिमा दिन भर सोती और रात को अपने पिता की करतूत देखने के लिए बेचैन रहती। अपने पिता की रास लीला देख देख कर गरिमा भी काम की आग से भभक उठती थी। एक दिन समरथ सिंह भरोसे को लेकर किसी काम से जिला हेडक्वार्टर गए हुए थे। दोपहर 1-1:30 बजे उनका कारिंदा भूरे, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, हल बैल लेकर आया। बैलों को बांधकर वह पशुशाला के बाहर लगे नल पर नहाने लगा। तभी गरिमा की निगाह उस पर पड़ गई। वह देर तक उसकी गठीली देह देखती रही। जब भूरे कपड़े पहनकर अपने घर जाने लगा तो गरिमा ने उसे बुलाया। भूरे कोठरी के दरवाजे पर आया तो गरिमा ने उसे अपने साथ आने को कहा। गरिमा को पता था कि उसकी मां भोजन करके आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुकी है। गरिमा भूरे को लेकर कोठी के पश्चिमी दरवाजे की ओर बढ़ी तो भूरे ठिठक कर खड़ा हो गया। गरिमा ने लपक कर उसका गड़ीबान पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने पिता के कमरे की ओर ले जाने लगी। भूरे कसाई के पीछे पीछे बूछड़ खाने की ओर जाती हुई गाय के समान ही गरिमा के पीछे पीछे चल पड़ा। पिता के कमरे में पहुंचकर गरिमा ने दरवाजा बंद कर लिया और भूरे को कपड़े उतारने का आदेश दिया। भूरे उसका आदेश सुनकर हैरान रह गया। उसे चुप खड़ा देखकर गरिमा ने खूंटी पर टंगा हंटर उतार लिया और दांत पीसते हुए कहा, अगर अपना भला चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही चुपचाप करते जाओ। भूरे ने अपने कपड़े उतार दिए तो गरिमा ने अपने पिता की ही तरह उसे चूमना चाटना शुरू कर दिया। फिर पलंग पर ढकेल कर अपने पिता की तरह उस पर सवार हो गई। भूरे कहां तक खुद पर काबू रखता। वह गरिमा पर उसी तरह टूट पड़ा जिस तरह समरथ सिंह अपने शिकार पर टूटते थे। गरिमा ने कोठी के पश्चिमी दरवाजे से भूरे को इस हिदायत के साथ बाहर निकाल दिया कि कल फिर इसी समय कोठी के पश्चिमी दरवाजे पर आ जाए। साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर वह समय पर नहीं आया तो उसकी शिकायत समरथ सिंह तक पहुंच जाएगी कि उसने उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। भूरे के लिए एक और कुआं था तो दूसरी ओर खाई। उसने सोचा कि अगर वह गरिमा के कहे मुताबिक दोपहर में कोठी के अंदर गया तो वह फिर अगले दिन आने को कहेगी और एक न एक दिन यह राज समरथ सिंह पर खुल जाएगा और तब उसकी जान पर बनाएगी। मगर वह गरिमा का आदेश नहीं मानेगा तो वह भूखी शेरनी उसे सजा दिलाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगाएगी और उस दशा में भी उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। मजबूरन भूरे न चाहते हुए भी अगले दिन तय समय पर कोठी के पश्चिमी दरवाजे पर हाजिर हो गया, जहां गरिमा उसका इंतजार करती मिली। अब यह खेल रोज खेला जाने लगा। 6 महीने बीतते बीतते गरिमा पेट से हो गई। भूरे को जिस दिन इस बात का पता चला वह रात में ही अपना पूरा परिवार लेकर पृथ्वीपुर से गायब हो गया।
गरिमा 3 से 4 महीने से ज्यादा यह राज छिपाए न रख सकी और शक होने पर जब सीता देवी ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी मां के सामने पेट से होना मान लिया। फिर भी उसने भूरे का नाम नहीं लिया। सीता देवी ने नौकरानी से समरथ सिंह को बुलवाया और उन्हें गरिमा के पेट से होने की जानकारी दी तो वे पागल हो उठे और सीता देवी को ही पीटने लगे। जब वे उन्हें पीट पीट कर थक गए तो गरिमा को आवाज दी। 2 से 3 बार आवाज देने पर गरिमा डरते हुए समरथ सिंह के सामने आई। उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर गरिमा को गोली मार दी। कुछ देर तक समरथ सिंह बेटी की लाश के पास बैठे रहे, फिर सीता देवी से पानी मांगकर पिया। तभी फायर की आवाज सुनकर उनके तीनों बेटे और लठैत भरोसे दौड़े हुए आए। समरथ सिंह ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया, फिर जेब से रुपए निकालकर बड़े बेटे को देते हुए कहा, जल्दी से जल्दी कफन का इंतजाम करो और 2 लोगों को लकड़ी लेकर नदी किनारे भेजो, खुद भी वहीं पहुंचो। समरथ सिंह के बेटे पिता की बात सुनकर आंसू पोंछते हुए भरोसे के साथ बाहर निकल गए। 1 घंटे के अंदर लाश लेकर वे लोग नदी किनारे पहुंचे। चिता के ऊपर बेटी को लिटाकर समरथ सिंह जैसे ही आग लगाने के लिए बढ़े, तभी वहां पुलिस आ गई और दारोगा ने उन्हें चिता में आग लगाने से रोक दिया। यह सुनते ही समरथ सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए और तकरीबन चीखते हुए बोले, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो दारोगा। नहीं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। राधे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है, इसलिए पोस्टमार्टम कराए बिना लाश को जलाया नहीं जा सकता। समरथ सिंह ने दारोगा के पीछे खड़े राधे को जलती आंखों से देखा। वे कुछ देर गंभीर चिंता में खड़े रहे, फिर रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार ली। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। तभी पगली दौड़ती हुई आई और दम तोड़ रहे समरथ सिंह के पास घुटनों के बल बैठकर ताली बजाते हुए बोली, देखो ठाकुर, तेरे जुल्मों की सजा तेरे साथ तेरी औलाद को भी भोगनी पड़ी। खुद ही जलाकर अपनी सोने की लंका राख कर ली। जैसे जैसे समरथ सिंह की सांस धीमी पड़ रही थी, वहां मौजूद लोगों में गुलामी से छुटकारा पाने का एहसास तेज होता जा रहा था।